आज हम जा रहे हैं यूएस की लोनलीएस्ट रोड पर, जिसे रूट 50 भी कहा जाता है। ये सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से स्टार्ट होता है और करीब 658 किलोमीटर का ये एक लंबा रूट है। और इसमें ये हम लोगों ने स्टार्ट किया लेक टाहो, रीनो, नवाडा से। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी रीनो से। इस रूट के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ एक दो बीच बीच में घोस्ट सिटीज़ भी आती हैं जहाँ कोई रहता ही नहीं है, और काफ़ी दूर तक कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है। तो काफ़ी डेंजरस रूट है, बहुत से लोग इससे बचते हैं। हम लोगों ने ये रूट इसलिए लिया कि हमें लगा कि हम लोग वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट अपना ट्रैवल कर रहे थे, एक रोड ट्रिप अपना। तो हमें लगा कि हम जाते समय और वापसी के टाइम हमारा रास्ता थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि हम यूएस के ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को कवर कर सकें। तो फ़िलहाल हम लोगों ने लेक टाहो रीनो से यहाँ अपना ये रूट 50 का सफ़र स्टार्ट किया। और ये रीनो जो है एक नेवाडा का बिल्कुल एक छोटा सा, आप समझ लीजिए कि लास वेगास का एक छोटा सा मिनिएचर टाइप सिटी है। यहाँ भी बहुत सारे कसिनोज हैं और वैसे नीट एंड क्लीन सिटी है, और पर छोटा सा सिटी है। हाँ, यहाँ होटल कसिनो ही मेन है। और जैसे कि लास वेगास का भी मेन जो टूरिज़्म जो है कैस कसिनो और वहाँ के होटल्स पर ही डिपेंड है। तो इसी तरह से रीनो है। तो हम लोगों ने यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट किया और हमारा प्लान था कि हम इतना 658 किलोमीटर का जो ये इतना लंबा रोड है, इसे हम 2-3 उसमें डिवाइड कर देंगे कि 1-2 जगह हम लोग नाइट स्टे कर लेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि आपके पास जब आप यहाँ से निकलें तो कुछ एरिया काफ़ी सुनसान कहते हैं इसमें, कि काफ़ी दूर तक कोई होता नहीं है। तो आपके पास इनफ वाटर और कुछ भी आपका कुछ खाने के लिए स्नैक्स या कुछ आइटम होने ही चाहिए। अभी तो हम लोग जब यहाँ रीनो से निकले तो यहाँ एक हमें सरदार जी का एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, और हम लोग मॉर्निंग में यहाँ से अपना जो इंडियन फूड था हम लोगों ने पैक करा लिया, क्योंकि पता नहीं था कि हमें आगे क्या मिलने वाला है। बहुत डिटेल में हमें इस रूट के बारे में पता नहीं था। ये तो जब हम इस रूट पर चले गए हैं आगे, तब हमें आइडिया हुआ कि ये लोनलीएस्ट रोड है यूएस की। फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग था तो हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, रीनो से निकल ही रहे थे अभी। तो यहाँ से जब हम निकले तो कुछ सीनिक व्यू थे, तो वहाँ हम लोग बीच बीच में हम लोगों ने स्टे किया कि देखते हैं यहाँ कुछ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, कुछ वीडियोग्राफी कर सकते हैं। वो हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी पिक्चर्स वगैरह लीं फिर। तो अभी चलिए रीनो से निकलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि ये वीडियो तो हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि रूट 50 इतना कुछ इम्पॉर्टेंट रूट है। ये तो हमने अपने डैश कैम से जो वीडियो बनाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रूट 50 किस तरह से दिखाई देता है। लकीली हम लोगों ने अपने सारे जो डैश कैम की वीडियोस थी उनको सबको सेव कर लिया था, और अभी वो हमारे लिए लग रहा है कि बहुत ही एक अच्छा डिसीजन था कि हमारे पास काफ़ी कुछ है लोगों को दिखाने के लिए, और ख़ुद के लिए भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था ये। ये देखिए रीनो का जगमगाता शहर। इट्स अ गुड प्लेस। और ये इतना छोटा भी नहीं है। अगर किसी सिटी में कॉस्को है तो इट मीन्स कि काफ़ी ठीक ठाक ही सिटी होगा वो। बहुत ज़्यादा रश भी नहीं मिला हमें। और देखिए आप, जाम जैसा तो कुछ सोच ही नहीं सकते। रूट 66 के बारे में हमें काफ़ी पता था, लेकिन रूट 50 तो बिल्कुल हमारे लिए न्यू एक्सपीरियंस। और अभी आप जब आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई से लोनलीएस्ट रोड क्यों कहा जाता है। क्योंकि कुछ तो डैश कैम से हमने थोड़ी बहुत वीडियोस अपनी ली हैं, नहीं तो एक टाइम पर तो बोरिंग भी हो जाता है कभी। ये लोग अब हम सिटी से काफ़ी बाहर आने लग गए हैं। देखते हैं कि हम आपको क्या दिखा पाते हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है
कि हमें इस रूट को लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि रूट 50 जब ये स्टार्टिंग में तो इसके लिए काफ़ी एक तरह से ये चैलेंज के रूप में भी काफ़ी लोग इससे लेते थे टूरिस्ट के लिए, कि इस रूट पर कौन बच सकता है। तो ये करीब 1986 में एक मैगज़ीन है, लाइफ मैगज़ीन, उन्होंने इसका नाम रखा अमेरिकाज़ लोनलीएस्ट रोड, और इसकी काफ़ी पब्लिसिटी भी की। यहाँ रास्ते में जितना था कि एक तो डेज़र्ट, सारे सैंड डेज़र्ट, जैसे कि डेज़र्ट, और ये आपके हिल्स जितने भी थे वो सारे कभी कभी तो ऐसे डरावने लगते थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही देखिए बिल्कुल रेगिस्तानी एरिया, ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है रेगिस्तानी एरिया, ये देखिए आप। तो यहाँ जब हम लोग जा रहे थे तो स्टार्टिंग में एक सिटी आया था जो कि ठीक ठाक सा था स्टार्टिंग में, बल्कि उसका नाम था कार्सन। रेनो से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे थे कार्सन, वो भी अब रास्ते में हमारे पड़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ से निकलें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी दूर तक आपको कोई भी मैकेनिक या कोई इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, और आपके पास पेट्रोल भी नहीं मिलेगा आपको आसानी से। तो आप पहले से ये अपने आप को निश्चित कर लें कि आपके पास ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। ये रास्ते में सीनिक व्यू में हम लोग रुके, तो कहा कि चलो यहाँ की कुछ वीडियोस बनाई जाएं। ये तो डैश कैम से तो सभी बन ही रहा था, पर ये था कि निकल के हमें अच्छा लगा, खूबसूरत था व्यू। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने ली फॉर मेमोरी, क्योंकि 22 स्टेट्स हम कवर कर रहे थे, जिसमें काफ़ी सारी सिटीज़ थी। किसी एक स्टेट्स में हमने काफ़ी सिटीज़ भी देखी, कई सिटीज़ देखी हैं। तो अभी हमारा यहाँ से प्लान था कि हम लोग यहाँ से यूटा जाएंगे, और यूटा की मेन सिटी सॉल्ट लेक सिटी, तो वहाँ हमें हमारा जाने का प्लान। ये जिस रीनो और ये इसके बाद ये कार्सन, या जितनी भी नवाडा की जितनी सिटी हैं बिल्कुल इसी तरह की हैं। जैसे लास वेगस में आप कसिनो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कम पॉपुलेशन यहाँ काफ़ी कम है। तो क्योंकि यूटा जब आप पहुँच जाते हैं उसके बाद कोई कसिनो नहीं है, तो जिनको भी अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो वो आप नवाडा के ये छोटे छोटे सिटीज़ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ एटलीस्ट कसिनो तो 100% मिलना ही मिलना है। लेकिन जब आप यूटा पहुंच जाएंगे तब आपको उस तरह के कसिनोज़ नहीं मिलेंगे। ये जो भी कहीं हम लोग रुक कर फोटोग्राफी करते हैं, उन्होंने काफ़ी जगह पर इस तरह के बोर्ड्स लगाए हैं जहाँ उन्होंने बताया है कि ये सीनिक व्यू है ये, और यहाँ आप फोटोग्राफी करें और पिक्चर्स लें। तो कई जगह उन्होंने इस तरह से बोर्ड मार्क किए हैं ताकि आपको आइडिया लगे और आपके हाथ से कुछ छूट ना जाए जब आप यहाँ इतनी दूर तक आए हैं। तो हम लोगों ने भी एंजॉय किया और अपनी मेमोरीज़ बनाई, कुछ पिक्चर्स लीं, कुछ वीडियोस लीं। अब ये हमारा फैलन एक सिटी आया है। ये एक सिटी है जहाँ से आप कम से कम जब फार्नले से आप कुछ ना कुछ एक सामान ले लें, कुछ ना कुछ यहाँ से आप अपना कुछ खाने पीने का कुछ लेना है वो ले लें अपना। अगर आपका कुछ भी पेट्रोल वगैरह नहीं है तो आप अपना गैस वैस अपना फुल करा लें, अब फिर यहाँ से निकलें, क्योंकि ये सिटी फिर भी ठीक ठाक था। और यहाँ पर आप ना, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी थे, तो आप यहाँ से अपना कुछ भी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें अपना रख सकते हैं। हम लोगों ने तो एक पूरा कार्टन अपना पानी का एक पूरा बॉक्स लेकर के डाला था यहाँ से कॉस्को से लेकर के, ताकि हमारे पास पानी पूरी तरह से रहना चाहिए। ग्रोसरी बैग हम अपना एक लेके ही चलते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स टाइप आइटम भी। खाना तो हम इसलिए भी लेके कुछ ना कुछ चलते हैं कि इतना लंबी ड्राइव होती है और कुछ वेजिटेरियन फूड का भी थोड़ा इशू रहता है,
और इनो से हम खाना लेकर के ही चलें। हमें नहीं पता भी रास्ते में क्या कौन सी जगह है जहाँ हमें रुकना चाहिए, क्योंकि ये भी यूटा से पहले हमने कहीं पर भी कोई बुकिंग नहीं कराई है। यूटा में हमारा एक्सटेंडेड स्टे ऑलरेडी बुक है, लेकिन उससे पहले हमें कहाँ रुकना चाहिए इसके लिए हमने कोई बुकिंग ऐसे नहीं कराई है। मतलब एक रफ टफ एक जगह हमने एली में एक बुकिंग कराई है। अगर हमें लगा कि बहुत ज़्यादा नहीं जा पाना है तो मे बी कहीं और आई डोंट नो कोई इस तरह के कोई सिटीज़ पड़ेगा बीच में तो हम रुक जाएं। ये जो फॉलन है ये करीब आप समझिए कि इसके बाद ही आपके एक रूट 50 का जो एक्चुअल जो जैसे कहना चाहिए यूएसपी जिसे कहते हैं कि वो बिल्कुल सुनसान है, वो इसके बाद स्टार्ट होता है। क्योंकि ये तो फिर भी एक छोटा सा सिटी है, यहाँ हमें लग रहा है कि काफ़ी पॉपुलेशन ठीक ठाक सी पॉपुलेशन है यहाँ, और यहाँ बेसिक जितनी अमेनिटीज़ होनी चाहिए वो सारी यहाँ नज़र आ रही हैं। और आगे जा कर के पूरे रास्ते में सैंड माउंटेन्स ही मेनली मिलेंगे। सैंड माउंटेन एक फेमस सैंड माउंटेन के नाम से ही फेमस है, एक वो जगह है। वहाँ से ऑस्टिन जाते हैं लोग, बहुत लोनलीस्ट रोड का एक हिस्सा है, लेकिन आपको थोड़ा उसके लिए टर्न होना पड़ता है ऑस्टिन के लिए। पर ऑस्टिन तो हमें ऑन रोड पता ही नहीं चला कब आ करके चला गया। लेकिन ये एक सिटी काफ़ी बड़ा, फिर भी ये सिटी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। ये देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की वेदर। ये देखिए, ये लोनलीस्ट रोड हमारी स्टार्ट हो गई है और यहाँ काफ़ी दूर तक कभी कोई आपके बैक साइड भी देखेंगे तो, और आगे भी कभी तो काफ़ी रास्ता ऐसा था कि हमें किलोमीटर्स तक कोई कार नज़र नहीं आई, आगे भी और पीछे भी। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेदर, क्योंकि हमारे लिए अभी वेदर ये ठीक था, ये जून था, लेकिन कहते हैं कि जुलाई आते आते ये इतना यहाँ गर्मी हो जाती है। तो कई लोग तो कहते हैं कई बार यहाँ बचना भी मुश्किल हो जाए अगर आपकी यहाँ कार ख़राब हो जाए और आपके पास पानी या इस तरह का कुछ ना हो तो, और ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। और रूट 50 का इतना ये इस तरह का निकल के आएगा ये तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि हमने इसके बारे में आने से पहले पढ़ा ही नहीं था। तो जब हम लोग यहाँ आए तब हम लोगों को लगा कि ये इतना कॉमनली यूज़ होने वाला रूट नहीं लग रहा है, और रश भी नहीं है यहाँ ज़्यादा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यूएस में आप कहीं भी जाते हैं तो बाय रोड आपको रेस्ट एरिया काफ़ी मिलते हैं। आपको काफ़ी पहले से कि फूड कोर्ट है वहाँ, ये लिख कर के आ जाता है कि कितने किलोमीटर पे आपको ये मिलने वाला है और कितनी देर बाद आपको रेस्ट एरिया मिलने वाला है। रेस्ट एरिया में आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ रेस्ट एरिया में आपको आप आराम से वहाँ थोड़ा स्टे कर सकते हैं, और वहाँ वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं। आप कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, इस तरह की कोई चीज़ें ले सकते हैं। पानी होता है, वॉशरूम्स होते हैं, और बहुत से लोग वहाँ अपने डॉग्स को लेकर के ही सफ़र करते हैं। तो आप अपने डॉग्स के लिए भी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं कि वो थोड़ा वहाँ घूम ले। उन्होंने एरियाज़ बनाए हुए हैं पेट के लिए स्पेशली, और वहाँ बैठने का अरेंजमेंट है, और वहाँ थोड़ी देर आप रुकें और अपना गाड़ी को भी, वहाँ गाड़ियों के लिए अलग, कार्स के लिए अलग, और मतलब ट्रक्स के लिए अलग उन्होंने बनाया हुआ एरिया, ताकि आप अपना अपना एरिया में रुकें और वहाँ थोड़ा रिलैक्स हो। रूल्स का सब लोग वहाँ कम से कम ध्यान रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कार्स वाली जगह पर ट्रक्स खड़े, ट्रक्स वाली जगह पे कार खड़े। ट्रक्स बिल्कुल अलग एरिया में खड़े होते हैं और कार्स बिल्कुल अलग जगह पर होती हैं, क्योंकि उसमें मेनली फैमिलीज़ होती हैं, तो वो लोग वहाँ रुकते हैं। हैवी व्हीकल्स के लिए बिल्कुल अलग जगह है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि आपके पास खाना पीना प्रॉपर होना चाहिए, आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए, पेट्रोल फुल होना चाहिए, तो तभी आपके लिए अच्छा है, नहीं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। और देखिए, दूर दूर तक इसी तरह का पूरा बहुत लंबा, काफ़ी लंबा इसी तरह का रूट है। और ये काफ़ी सारा हम लोगों ने इसमें इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता चल सके कि कितनी दूर तक कुछ है ही नहीं। और ये किलोमीटर्स में है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कंटिन्यूस, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा ये एरिया जो इन्होंने वाइट लाइन दी है, जिसमें कि एक साइड आप थोड़ा गाड़ी को रोक सकते हैं कि जैसे ख़राब हो जाए गाड़ी, तो उसके लिए आप बीच में तो रुक नहीं सकते हैं वहाँ। तो लेकिन फिर भी मुश्किल हमें इतनी पड़ी नहीं, क्योंकि एक तो वेदर ठीक था, दूसरा क्योंकि हमें पहले पता ही नहीं था कि इतना चैलेंजिंग हो सकता है।
क्योंकि रूट 50 इतनी चैलेंजिंग रूट है, ये हमें पता ही नहीं था। तो शायद इसीलिए हमारा इजीली निकल गया, और अपना सॉन्ग वगैरह सुनते और अपना हल्का फुल्का स्नैक्स खाते पीते और निकल गए। क्योंकि आधे रास्ते तक तो आपने फिर भी बात की, उसके बाद तो आपका सिग्नल्स ही आने बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या आप कहीं इस तरह के सिचुएशन में फंस जाएं, तो यहाँ सिग्नल्स भी नहीं है, जब आबादी ही नहीं है इतनी दूर तक, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत से लोग तो कहते हैं अगर आपको रूट 50 एंजॉय करना है तो एक सैटेलाइट फ़ोन भी ज़रूर साथ में रखें। और ये चीज़ें हम लोगों को इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, तो ये हमारे लिए ईज़ी रहा कि हमारा ये रूट ईज़िली निकल गया। हाँ, थोड़ी देर तक हम लोग बात करते और सोचते कि अरे अभी तक कोई सिटी नहीं आई, कुछ नहीं आया, क्या है। और हमारे लिए तो बिल्कुल न्यू एरिया है ये, क्योंकि हम लोग तो घूमने जा रहे हैं और इंडिया से गए हैं, तो कुछ इस तरह का कुछ आइडिया ही नहीं था। पर ये था कि जब हम वापसी आए तो हमारा रूट बिल्कुल चेंज था, क्योंकि हम लोग को एरिज़ोना होते हुए आए और यहाँ से हम यूटा सारा घूम करके, और जब हम वापसी में आए लास वेगास तो हम लोगों ने रूट चेंज कर लिया। तो इससे हमें ज़्यादा स्टेट्स घूमने के लिए मिली, ज़्यादा एरिया हम देख पाए, ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस देख पाए। पर ये बीच में काफ़ी गैप में हमें कोई ना कोई कार्स नज़र आती हैं। पूरा ही पूरा डेजर्ट एरिया है, कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है। बीच बीच में कोई आपको एक दो घर दिखते हैं तो पता चलता है वो घोस्ट सिटीज़ हैं। ऐसी कई घोस्ट सिटीज़ आपको यूएस में मिलेंगी जहाँ कोई रहता ही नहीं है। मेनली यहाँ माइंस वगैरह होती थी, कुछ मेटल्स की, कुछ चीज़ों की। तो यहाँ पहले कहते हैं कि यहाँ पर फिर भी लोगों ने काम किया और इसलिए छोटी छोटी जगह पर छोटी छोटी आबादी है। अदरवाइज़ तो वहाँ कुछ नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है। बाद में कुछ कहते हैं कि उन लोगों का कंपनीज़ का आपस में इतना कंपटीशन चला और वो सभी कंपनीज़ ही बर्बाद हो गया। यहाँ कुछ बीच बीच में रूट 50 पे कोई मिड गेट और ईस्ट गेट को जब हम पार करते हैं तो आपको कुछ बाद में कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स मिलती हैं, और बहुत ख़राब हालत में पड़ी हुई जो पटरियाँ होती हैं ट्रेन की, वो और कुछ जैसे पुरानी इमारतों के कुछ अवशेष जैसे मिल जाते हैं, जैसे द मिस्ट कहा जाता है, द मिस्ट। तो ये शायद ओल्ड टाइम पे कभी रहे होंगे, कुछ शायद ये कुछ टाइम रहे होंगे। बताते हैं 1860 के स्टार्टिंग में शायद ये चीज़ें थी। कोल्ड स्प्रिंग भी था यहाँ एक। अब ये यूरेका भी एक हो सिटी टाइप ही लगा मैं, क्योंकि जितना एरिया आपको यहाँ इस समय नज़र आ रहा है डैश कैम से, ये इतना ही है। इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। हम लोगों ने एक लगा कि चलो हम वॉशरूम वगैरह हुआ है, इतना लंबा सफ़र है, तो ये हमें सामने एक कैफ़े दिखाई दिया और ये हम इस कैफ़े में गए। तो पता चला वो कैफ़े नहीं था, एक पॉन शॉप टाइप थी। तो लेकिन उन्होंने अपना वॉशरूम यूज़ करने दिया और कहा कि सामने कुछ ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप तो हैं शायद वो, तो आप ट्राई कर लो, वहाँ कुछ मिल जाए। लकीली वहाँ हमें कुछ एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर टाइप था, वो वहाँ कुछ वेज कटलेट टाइप बेच रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी के लिए तो ये भी ठीक है, वैसे तो हमारे पास कुछ ना कुछ था ही, पर थोड़ा गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी था। तो हम लोग यहाँ यूरेका में यहाँ रुके और हमने यहाँ बैठ करके थोड़ा कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पिया, ताकि थोड़ा गाड़ी को भी ठंडा किया जा सके। और थोड़ा टायरिंग भी हो जाता है इतनी लंबी ड्राइविंग में। पर ये जितना नज़र आ रहा है इतनी ही बिल्डिंग्स आप थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ हैं, बाकी कुछ ख़ास इसमें है नहीं। यूरेका में भी यही सब जो थी, एक सुपरमार्केट था वही बताया आपको जैसे कि, लेकिन बाकी यहाँ पर कोई ख़ास अच्छे बड़े रेस्टोरेंट नहीं हैं। हाँ, एक गैस स्टेशन और एक ही रेस्टोरेंट आप मान के चलें जो है। और एक यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, देखिए सामने जो बिल्डिंग एक नज़र आ रही है, ये है यहाँ का यूरेका सेंट्रल एक म्यूज़ियम। ये एक म्यूज़ियम है। अगर आप आगे जाएं तो बताते हैं कि अगर हमें तो स्ट्रेट जाना है, लेकिन अगर थोड़ा लेफ़्ट कहीं मुड़ जाते हैं तो यहाँ पर एक हैमिल्टन नाम का एक सिटी है, जिसे कि घोस्ट सिटी कहा जाता है। अगर किसी को देखना है तो वो जा सकता है, उसे रूट 50 से थोड़ा साइड से एक
रोड निकलती है एक छोटे से शहर, तब आप हैमिल्टन एक सिटी है उसमें जा सकते हैं। लेकिन हम, क्योंकि हम लोग को सॉल्ट लेक सिटी पहुंचना था, तो हम लोग यहाँ से हैमिल्टन मोड़ से स्ट्रेट जा कर के हम लोग निकले एली में। एली उसकी स्पेलिंग तो ELY है, लेकिन वहाँ के लोग तो उसे प्रोनाउंस करते हैं ईली, और कुछ लोग एली भी कह देते हैं, आई डोंट नो। पर जो लोग जहाँ रहते हैं शायद वो ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंस कर रहे हैं अपनी जगह को ज़्यादा, तो वो लोग ईली ही कहते हैं उसे। तो काफ़ी देर हमारी गाड़ी यहाँ रुकी और करीब हमने 15-20 मिनट तो हम लोगों ने यहाँ निकाले होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम तो हमें ये सर्च करने में लग गया कि यहाँ क्या है, कुछ आइडिया ही नहीं होता था कि जो उसको हम कैफ़े समझ रहे थे वो एक पॉन शॉप निकली। पर लोग अच्छे मिल जाते हैं, और उसने कहा कि नहीं, आप ये वॉशरूम यूज़ करें और सामने आप देखें, आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ हल्का मिल जाएगा, और आपको एक रुकने के लिए एक हमें एक्चुअली प्लेस चाहिए था कि थोड़ी देर के लिए हम अपनी गाड़ी को रेस्ट दे सकें। और अब हम फिर निकल गए अपनी इस लोनलीस्ट रोड पर, और ये करीब आप समझिए कहीं 120-150 किलोमीटर, ऐसे इतने लंबा गैप में भी हमें कई बार कुछ नहीं मिला है। ये तो क्योंकि हम लोगों ने आपको काट के अपनी वीडियोस दिखा रहे हैं और थोड़ा बीच में रास्ता बता रहे हैं कि इस तरह का भी था, लेकिन बहुत सारा रूट ऐसा था कि 100 से ऊपर किलोमीटर निकल गए हैं और कुछ भी नहीं है। थोड़ा ग्रीन होना भी स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट यहाँ से अब ये ग्रीन होना शुरू हुआ है, ग्रीन है ये। देखिए, अब क्योंकि आपने बीच में ब्रेक ले लिया और कुछ खा लिया, और फिर तो ये फिर दोबारा से जब हम लोग निकले तो बिल्कुल फ्रेश हो गए, और इस रूट का फिर हम लोगों ने मज़ा लिया। खूबसूरत लग रहा था उस समय, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हो गए। फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलते, अगर आप अकेले हैं तब तो बहुत डिफ़िकल्ट है। हम 2 लोग, हम हस्बैंड वाइफ यहाँ से जा रहे थे, और हम लोग कम से कम अपना बातचीत करते निकलते जा रहे थे। हाँ, क्योंकि आप किसी से फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि सेट कोई सिग्नल ही नहीं है यहाँ काफ़ी दूर तक। तो बस यही सिचुएशन है कि आपके पास सारा अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लोग ये वाला रूट यूज़ नहीं करते हैं। शायद यहाँ के जो लोकल्स होंगे, जो ये बीच में छोटी छोटी सिटीज़ पड़ी हैं, यही एक दूसरे ऐसे सिटीज़ में जाते होंगे, या जो भी उनका बिज़नेस पर्पज़ या जो भी कुछ होगा वो शायद ये यूज़ करते होंगे। अदरवाइज़ इतना कॉमन रूट नहीं है कि लोग इस रूट पर जाते हों, क्योंकि रेस्ट एरिया ना होने से पता चलता है। ये अभी रास्ता शुरू हो गया है, ईली की तरफ हम पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। और क्योंकि पता नहीं, हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे कि किस तरह का हमें होटल मिलेगा, वहाँ क्या कुछ खाने की व्यवस्था होगी, पर ठीक है, जब वहाँ पहुँचे तो हमें शायद अपना रूम एक बार चेंज कराना पड़ा, और उसमें नीचे कसिनो था और ऊपर होटल था। क्योंकि नेवाडा के जितने भी होटल हैं वो सारे बिल्कुल कसिनो के साथ ही हैं। ये है ईली, नेवाडा, और यहाँ हम लोग रुके। और ये एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर एक नॉर्दर्न रेलवे का एक म्यूज़ियम है, जिनको शौक़ है तो वो उसे देखने के लिए जा सकते हैं यहाँ। और यहाँ 3-4 हमें इसी तरह के रेस्टोरेंट, होटल दिखे, और ये हमारा होटल है, इसमें हम लोग रुके थे। इनका बैक साइड इनका पार्किंग था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोड ट्रिप में, अगर आप कहीं रुकते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि किसी होटल में जहाँ भी आपने रुकने का अरेंजमेंट किया है कि वहाँ पार्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। कि सैन फ्रांसिस्को जैसी जगह में तो आपको पार्किंग बहुत डिफ़िकल्ट है, वो नहीं देते हैं, और अगर उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है तो आपको $100 तक भी पे करने पड़ सकते हैं पर डे पार्किंग के।
बस अब यहाँ से हम लोग मॉर्निंग में यूटा के लिए रवाना हो जाएंगे। पहले हम लोग का प्लान था कि हम 2 नाइट्स यहाँ स्टे करें, पर लगा ही नहीं कि यहाँ कुछ और देखने लायक है। बस यहाँ से हम लोग बस यूटा के लिए निकल रहे हैं, और हमारी वहाँ की वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।